जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी से, और इससे पहले हम 10 अध्याय तक देख चुके हैं। आज है 11 अध्याय, और जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। चलिए, यहाँ पे अरविंद राजा बना, एक छोटी सी कहानी है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहल्ले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, मतलब कहता है एक संगीतज्ञ राजा होता है। कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती है प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबी अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। तो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था कौन? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन बनेगा समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था? तो समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या है? एक प्रकार का अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। तो बताइएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के थे? सातवाहन वंश के थे। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। आगे है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। किसके बारे में देखना है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उसके प्रशंसा में जो लेख उत्कीर्ण हुआ था उसके बारे में। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया एक योद्धा थे, युद्ध को जीतने वाले राजा थे, वे विद्वान भी थे और एक उत्कृष्ट कवि थे। एक कवि थे और उत्कृष्ट मतलब ज़्यादा ज्ञानवान एक कवि थे। इस रूप में उसकी प्रशंसा की गई है प्रशस्ति अभिलेख में। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जहाँ यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो देखिए प्रशस्ति में किस प्रकार का लेख दिया गया था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया आगे। यहाँ पे योद्धा समुद्रगुप्त कहते हैं, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो घाव के कारण, दाग के कारण इसका जो है सो अत्यंत दिखता था उनका शरीर। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, तो किस प्रकार युद्ध करते थे राजा लोग, उसके बारे में वर्णन मिलता है। आगे क्या है? अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें
पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं देखिए, कहते हैं मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें गुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा नंबर है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। कितना शक्तिशाली था। आगे समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पहले हरा दिया और फिर बोला जाकर के तुम शासन करो। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से किया गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो सब राजा बना उसके दरबार में जाकर के क्या होते थे, उपस्थित होते थे। इनकी आज्ञा माना जाता था वहाँ पे। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। कौन? श्रीलंका के शासक अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से करवा दिया। यहाँ पे देख लीजिए क्या सब है। इलाहाबाद का पुराना प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो। उज्जैन कहाँ पे है और पाटलिपुत्र कहाँ पे? यहाँ पे है पाटलिपुत्र, उज्जैन यहाँ पे है। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर थी? चलिए, इस प्रकार का मानचित्र उस समय का क्षेत्र था भारत में। पल्लव यहाँ पे दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। चेर, पांड्य ये सब दक्षिण भारत में थे। सातवाहन यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले इलाका में थे। और उसके बाद कन्नौज यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली वाले क्षेत्र, यूपी वाले क्षेत्र के बीच में है। यहाँ पे मथुरा है। चालुक्य यहाँ पे थे, ऐहोल। तो इस प्रकार का क्षेत्र उस टाइम में हुआ करता था। आगे वंशवलियाँ। वंशवली किसको कहते हैं? तो वंश में जो आगे बढ़ते जाता है वंश के लोग, उसी को कहते हैं वंशवलियाँ। आगे देखिए, कहते हैं अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। तो ये जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिताजी, उसके माताजी के बारे में भी लिखा हुआ है। उनकी माँ कुमार देवी। क्या नाम था समुद्रगुप्त के माँ का नाम? कुमार देवी। लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने महाराजाधिराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। किस वंश का? गुप्त वंश का। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। आगे समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में
अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। किनके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। इसके विषय में जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। आगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन या तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित एक पुस्तक है जिसमें किसका जीवनी लिखा हुआ है? हर्षवर्धन का। किसने लिखा था? तो वो दरबारी कवि था बाणभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है, ये पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। स्वान जो आए थे और बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आए थे। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया, विस्तृत रूप से उसके बारे में लिखा। आगे है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। किसके बहनोई? हर्षवर्धन के बहनोई कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया, किसको मार दिया? उसके बहनोई को मार दिया, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आगे मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उनकी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। कहाँ कहाँ जीता था? मगध को जीता था, बंगाल को जीता था और कन्नौज वाला इलाका भी था, वो भी इसके अधीन अब हो गया। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। तो जब दक्षिण भारत की ओर वह बढ़ने लगे, कौन? हर्षवर्धन, तो उसको कौन रोका था? चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव, आगे है दक्षिण भारत का शासक देखिए, पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ उसके बारे में है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो पल्लवों की राजधानी, पल्लव एक वंश था जो दक्षिण भारत में राज्य कर रहा था, शासन कर, उसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, क्योंकि इन दोनों का सीमा मिलता था, इसलिए कभी उसको चाहता था अपने अधीन कर ले और वो चाहता था हम इस क्षेत्र को अपने अधीन कर ले। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो
समृद्ध शहर थे। तो समृद्ध वाले इलाके पर क्या करना चाहता था, अतिक्रमण करना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो पुलकेशिन द्वितीय को जो ये राज्य मिला था कहाँ से प्राप्त हुआ था, उसके चाचा जी से। किस वंश के थे पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य वंश के। किस वंश के? चालुक्य वंश। इसके वंश के बारे में भी पूछा जाता है। आइए आगे क्या है, रवि कीर्ति जो उसके दरबारी कवि थे उसके बारे में वो बताते हैं क्या। तो देखिए, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा, हर्षवर्धन जो थे वो अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए। जिस पल्लव, वहाँ पे 2 वंश था ना, एक पल्लव वंश था, एक चालुक्य वंश था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। तो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, कुछ देर के लिए जीता था। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, कमजोर होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। ये दोनों अपने, चालुक्य और कौन थे? पल्लव। ये दोनों अपने में लड़ते लड़ते कमजोर हो गया। तो इसको जो है सो राष्ट्रकूट और चोल वंश, चालुक्य अलग था और चोल वंश अलग था, ये दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, पल्लव को और उसको पल्लव को और चालुक्य को, दोनों को समाप्त कर दिया। जिसके बारे में तुम अध्याय कक्षा 7 में पढ़ोगे, आएगा क्लास 7 का जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा। वे कौन कौन से शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? तो कौन थे तटों पर? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो राज्य के बारे में तो देख लिया, उसका प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसके इनकम का मुख्य स्रोत वही था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक पद बन गए। कुछ ऐसा पद था जो प्रशासन की दृष्टि से था, लेकिन क्या हो गया, आनुवंशिक बन गया। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। हरिसेन क्या थे? एक जज भी थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ये सब लोग क्या थे? मुख्य लोग हुआ करते थे उस क्षेत्र का प्रशासन को संभालने में।
आगे इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। आगे है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुरानी राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत किसको कहते थे? तो कुछ लोग जो सैनिक में सम्मिलित हुआ करते थे, तो उस सैनिक को नियमित वेतन न दे करके उसको कुछ भूमि दे दिया जाता है, कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, और वो अपना खेती करवाते थे, कृषि का उत्पादन करवाते थे, और उससे टैक्स लेकर के क्या करते थे? टैक्स वसूलने का काम करते थे, उसी से अपना भी बचत करते थे। तो वही लोग को क्या कहे बाद में हम? सामंत कहे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो कमजोर शासक पड़ जाता तो वो क्या चाहता था? सामंत, मतलब हम अपना अधिकार जमा लें। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। मतलब भूमि का मालिक कौन था? ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों का एक समूह हुआ करता था, जिसे क्या कहते थे? सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। तो जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं हुआ था, वहाँ पे कौन हुआ करते थे? उर हुआ करते थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम कौन था? व्यापारियों का संगठन। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामीय व्यापारियों का नियंत्रण था। इससे भी बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। अब उस जमाने में आम लोग किस प्रकार थे वो देखिए। आम लोग मतलब साधारण लोग, जो जनता हुआ करता था, प्रजा हुआ करता था, उसके बारे में। उस जमाने में आम लोग, जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। मतलब ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, और अन्य लोग जो था वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो हुआ करता था उसी को प्राकृत यहाँ पे बोला गया, वो भाषा बोला करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा ये नाटक लिखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये नाटक। और किसके बारे में ये नाटक है? एक राजा है जिसका नाम है दुष्यंत, और एक युवती है महिला जिसका नाम है शकुंतला। इस दोनों की प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात
कही गई है। आगे, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो जो शकुंतला को दिए थे अंगूठी लेकर के दुष्यंत, वो अंगूठी क्या हो गया था? खो गया था। खो गया था कहाँ पे? पानी में। पानी में को क्या हुआ? एक मछली निगल गई। मछली निगल गई तो फिर मछुआरे मछली को मारा, तो वो मछुआरा फिर उस अंगूठी को मछली से निकाल लिया, उसको लेकर के कहाँ गया? राजा के पास गया। तो राजा के पास गया तो वो पहचान गया तो ये अंगूठी जो है हम शकुंतला को दिए थे भेंट में। तो आगे, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ उसी तरह बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपनी अभिलेख लिखवाए। तो कहाँ से? अध्याय 7 से और 8 से ढूंढ करके कहता है लिखिए, वहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ पे भी चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली लोग को अछूत मानते थे। जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, उसकी ओर ध्यान किसका गया? एक चीन का यात्री था जिसका नाम था फासियन। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। वह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब जो जिसको अछूत माना जाता था वो लोग जब उसको रहने के लिए मार्केट से, मुख्य बाजार से अलग जगह दिया जाता था। जब वो बाजार में प्रवेश करना चाहते थे तो वो क्या करते थे? लकड़ी को एक टुकड़े पर चोट करते थे जिससे आवाज़ निकलती थी, और वहाँ के रहने वाले लोग जो अपने आप को उच्च वर्ग सोचते थे वो क्या करते थे? साइड हो जाते थे छुआ जाने से। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। तो राजा की सेना, ये कहानी कौन लिखा है? बाणभट्ट लिखा है। कौन लिखा है? बाणभट्ट। किसके दरबार में थे? राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने की पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उसका सत्कार करना पड़ता था। मतलब जिस गांव से वो गुजरते थे उस गांव के लोग क्या करते थे? सत्कार करते, रेस्पेक्ट करते थे। वे दही, गुड़, फूल और उपहार लाते थे, वो गांव वाले लोग देते थे, तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उसके सामने कर सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल जो जाते थे झुंड में, इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया
धूल के गर्त में डूब जाती थी। कब? जब राजा की सेना चलती थी तब। क्वेश्चन बनेगा किसकी कब जो है सो पूरी दुनिया धूल के गर्त में मिल जाती थी जब सेना निकलती थी। ये बात किसने कही? ये कथन जो है इसको याद रखना है कि कौन लिखते हैं? बाणभट्ट लिखते हैं। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनो, ऊपर में दिया था हिरन, खरगोश, सब्जी, खाने पीने का सामान, बर्तन उर्तन, ये सब था। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर के आते थे? आगे देखिए अन्यत्र में क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 में अरब को ढूंढो। किसको ढूंढो? अरब को। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कर काबिले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब थे। तो यहाँ पे कुरान के बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं कुरान आज हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इस सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। मतलब अरब के लोग जहाँ जहाँ जाते थे इस्लाम धर्म को लेकर के साथ में जाते थे, इस्लाम धर्म का भी प्रसार करना चाहते थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, उसको जीत लिया। तो अरब के सिपाही सबसे पहले कौन सा क्षेत्र जीता था? इधर सिंध को जीता था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से देखें कि ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें MCQ वाला क्वेश्चन है नहीं। आगे के क्लास से, अगले कक्षा से MCQ टाइप का क्वेश्चन यदि होगा तो उसको भी साथ साथ कराते जाएंगे। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।